कल्पना कीजिए, एक सुबह आप जागते हैं और पाते हैं कि आपकी जीवन भर की कमाई, आपके परिवार का भविष्य रातों रात गायब हो गया। यह कोई काल्पनिक नाटक नहीं है, बल्कि सहारा वित्तीय घोटाले से प्रभावित लाखों लोगों की दर्दनाक हकीकत है। टूटे सपने, भावनात्मक आघात और न्याय की अटूट लड़ाई जो आज भी लखनऊ में गूंज रही है। लखनऊ की इस इमारत को देखिए, यह सहारा इंडिया परिवार का मुख्यालय है, जो कभी वैभव का प्रतीक था और आज बदहाली का। 1978 में सुब्रत राय द्वारा स्थापित सहारा इंडिया परिवार ने तेजी से उन्नति की। यह भारतीय महत्वाकांक्षा और विश्वास का प्रतीक बन गया, जिसमें रियल एस्टेट, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी और वित्तीय सेवाएं शामिल हैं। लेकिन सवाल उठता है, विश्वास पर बनी यह कंपनी वादों के टूटने का प्रतीक कैसे बन गई और करोड़ों निवेशकों का क्या हुआ? सहारा ने मुख्य रूप से दो कंपनियों, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जारी करके धन जुटाया। स्कीम्स माध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को आकर्षित करती थी, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में। लाखों लोग, जिनमें किसान, दिहाड़ी मजदूर और छोटे व्यापारी शामिल थे, उन्होंने अपनी बचत इसमें लगाई क्योंकि स्थानीय एजेंट्स उच्च रिटर्न का वादा करते थे। सहारा की वित्तीय योजनाएं चिट फंड मॉडल पर आधारित थी, जहां उच्च उपज, भूमि परियोजनाएं और अन्य निवेश विकल्प दिए जाते थे। कंपनी ने भव्य आयोजनों, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और सामुदायिक पहलों से अपनी छवि चमकाई। सहारा को एक उदार दिग्गज के रूप में पेश किया जाता था, लेकिन 2010 में सेबी ने अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सार्वजनिक धन जुटाने से रोक लगा दी। 2008 से 2011 के बीच सहारा की दो कंपनियों, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 3 करोड़ से ज्यादा निवेशकों से लगभग 24,000 करोड़ रुपए जुटाए। उन्होंने वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर्स नामक एक वित्तीय उत्पाद जारी किया। ये दीर्घकालिक बॉन्ड थे, जहां निवेशक बाद में अपने पैसे को कंपनी के शेयर में बदलने का विकल्प चुन सकते थे। भारतीय कानून के अनुसार अगर कोई कंपनी 50 से ज्यादा लोगों से पैसा इकट्ठा करती है तो उसे उस पेशकश को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत कराना होगा। लेकिन सहारा ने दावा किया कि ये केवल उसके सदस्यों के लिए किए गए निजी प्लेसमेंट थे, इसलिए सेबी का इस पर कोई अधिकार नहीं था। इसके बजाय उन्होंने कंपनी रजिस्ट्रार के पास दस्तावेज जमा कर दिए। कानूनी लड़ाई 2010 में शुरू हुई, जब सेबी ने सहारा पर प्रतिबंध लगाया। 4 नवंबर 2010 को सेबी ने सहारा की इन दोनों कंपनियों पर तत्काल धन जुटाना बंद करने का और 15% ब्याज के साथ निवेशकों को उनका पैसा वापस करने का आदेश दिया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को 24,000 करोड़ रुपए ब्याज सहित निवेशकों को लौटाने का आदेश दिया। आदेश का अनुपालन न करने पर 2014 में सुब्रत राय को गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया। 2016 में सुब्रत राय पैरोल पर रिहा हुए और 2023 में उनका निधन हो गया। सरकार ने फरवरी 2025 तक 12 करोड़ 97 लाख 111 निवेशकों को 2314.20 करोड़ रुपए लौटाए। सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी सहारा फंड से 5,000 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी और दावा प्रक्रिया की समय सीमा दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई। लेकिन लाखों निवेशक अभी भी इंतजार में थे, केवल कुछ प्रभावित धन ही अभी लौटाया गया है। सवाल बाकी है, स्कीम से असली लाभ किसे मिला? सिस्टम की क्या खामियां थी? कैसे इतना बड़ा घोटाला हुआ और फल फूल कैसे सका और पूर्ण मुआवजा क्यों नहीं मिला? सहारा घोटाले की इंसानी कीमत गहरी है। हर हेडलाइन के पीछे असली जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। यह भारत में वित्तीय नियमन और निवेशक सुरक्षा के लिए सबक है। मजबूत जांच, पारदर्शिता और त्वरित न्याय की जरूरत है, ताकि ऐसे कहानी दोबारा न दोहराई जा सके। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।